हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं ग्लोब एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम संधि की। हमने स्वर संधि के अंदर 5 भेद पढ़ लिए थे और अब उसके स्वर संधि के 3 अन्य भेद रह गए थे। हम आज बात करेंगे स्वर या अच संधि के अंदर जो शेष बचे 3 इनके भेदों की। चलिए इस 3 भेदों को मैं इस तरीके से लिखता हूं। हमने सबसे पहले स्वर संधि के अंदर बात कर दी थी दीर्घ संधि की, गुण संधि की, वृद्धि संधि की, यण संधि की और अयादि संधि की। इन 5 संधियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वे समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ आपको शेष बची इस स्वर संधि की 3 भेदों के बारे में, जिसके अंदर एक आता है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप अच संधि, और दूसरी रहती है पर रूप, और तीसरी रहेगी प्रकृति भाव। इन 3 संधियों के बारे में हम वर्णन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि क्या है होती है। ये पूर्व रूप संधि हम अपवाद मानते हैं अयादि संधि का। पूर्व रूप संधि क्या है? एक अपवाद है। किस संधि का अपवाद है? ये अयादि अच संधि जो हमने पढ़ी थी, उसी अयादि अच संधि का ही अपवाद है। क्यों है? हमने इसके अयादि अच संधि के अंदर क्या पढ़ा था? 4 नियम पढ़े थे। एक तो ए, ऐ, इसका किसी असमान स्वर से मेल होता है तो ए का ऐ बन जाता था। ऐ का इससे मेल होता तो ऐ का आय बन जाता था। और ओ का इसी प्रकार से असमान स्वर से मेल होता था तो ओ का औ बन जाता था। और औ का मेल किसी असमान स्वर से होता था तो आव बन जाता था। ठीक है, ये तो अयादि संधि का था। हम इस पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद मानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम बात करेंगे, एक पूर्व पद होता है और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में यहाँ पर भी ए और ओ होगा, ए और ओ, और इसका मेल यानी इसके बाद में जो हमारा उत्तर पद होगा, उत्तर पद का आदि वर्ण या प्रथम वर्ण, पूर्व पद के अंत में यानी अंतिम वर्ण ए या ओ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण या आदि वर्ण यदि अ आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ए अ के साथ में या ओ अ के साथ में मिलकर के एकादेश हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ये वर्ण ऐसे कैसे रहते हैं और ये अ लुप्त होकर के अवग्र के रूप में बदल जाता है। यानी इसके अंदर ए और ओ के अंदर यानी पूर्व पद के अंत में दिए गए ए और ओ के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अपरिवर्तित होकर के क्या बन जाता है? अवग्रह। इसको हम बोलते हैं, ये अवग्रह चिन्ह है, रूप लिपि के अंदर लिखा जाता है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, जिस तरीके से हम समझते हैं हरे धन अत्र, यहां पर देखिए प्रथम पद का अंत में ए है। अब ए का मेल अ से हो रहा है, यह स्थिति यहां पर हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिवर्तन होकर अ क्या बन जाएगा? अवग्रह। तो यहां पर हरे है तो हरे को हमने हरे लिख दिया, अ को रूप लिपि में ये अवग्रह रूप में लिख देंगे और पीछे त्र, ये हरे अत्र बन जाएगा। इसी भांति ते धन अपि, ए है, अ है, ते का ते लिखेंगे, अ अवग्रह बन जाएगा और पी लिखेंगे। ये हो गया। इसी प्रकार से वृक्षे धन अपि, इसी के अंदर ये वृक्षे आ गया, अवग्रह में लिख दिया और पी, वृक्षे अपि। इसी प्रकार से
लोकेधन अस्मिन, लोके का लोके लिखेंगे और अ को इसको अस कर देंगे अवग्रह, अस्मिन हो जाएगा लोकेस्मिन। इसी प्रकार से विष्णु धन अव, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम में ओ आ गया, ओ के बाद में अ अवग्रह विष्णु धन अव, तो यहाँ पर ये ओ का ओ रहेगा विष्णु और अ का अवग्रह हो गया अविष्णु। इसी प्रकार से स्वतंत्र धन अधिकार, स्वतंत्रो धन अधिकार, यहाँ पर ओ के बाद में अ है, स्वतंत्रो अ का अवग्रह हो गया अधिकार हो गया स्वतंत्रो अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई पूर्व रूप संधि। कौन संधि? पूर्व रूप संधि। क्या कहती है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या ओ हो और उसके बाद में उत्तर पद का आदि वर्ण अ आ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ए अ के साथ में मिलकर के एकादेश हो जाता है, ओ और अ के साथ में मिलकर के एकादेश हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर अ को रूप लिपि में अवग्रह रूप में लिखा जाता है और ए और ओ दोनों एक समान होकर के एकादेश हो जाते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और इस तरीके से इसके रूप और उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आइए हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि भी एक अपवाद है और ये अपवाद किसका है? वो ये है वृद्धि संधि का। किसका है? वृद्धि संधि का अपवाद है। पूर्व रूप तो अयादि संधि का था, देखा है, पूर्व रूप ए के बाद में अ आता है तो अय बनता है, लेकिन यहाँ पर ए के बाद में अ आता है तो अय नहीं बन रहा, अवग्रह हो रहा है। यहाँ पर ओ के बाद में अ आता है तो अव बनता है अयादि में, लेकिन यहाँ पर ओ के बाद में अ आता है, अव नहीं बन रहा है, अवग्रह बन रहा है। इसलिए इस संधि को पूर्व रूप संधि का अपवाद कहा गया। इसी प्रकार से यहाँ पर वृद्धि संधि के अंदर हम बात करते हैं, तो वृद्धि संधि के पहले नियम हम बात करेंगे। वृद्धि संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वृद्धि संधि के अंदर नियम क्या था? अ या आ का मेल ए या आई से होता है तो क्या होता है? आई वृद्धि होती है। दूसरा, इसके अंदर हमने ये नियम पढ़ा था कि अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो औ वृद्धि होती है। ये दो मुख्य नियम पढ़े थे हमने वृद्धि संधि के अंदर। ठीक है, अब इसको पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कैसे कहते हैं, तो इसके अंदर ध्यान दीजिए। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रथम पद का या अंत में क्या हो? अ हो। अ कौन सा हो? उपसर्ग का, उपसर्ग का हो। प्रथम पद के अंत में अ उपसर्ग का, किसका? अ होना चाहिए, लेकिन वो कौन किसका होना चाहिए? उपसर्ग का अ होना चाहिए, अन्यथा नहीं। और इसके बाद में जो भी द्वितीय पद के अंतर्गत, द्वितीय पद के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय पद का या उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए या ओ होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों पद एक समान होकर के आपस में मिल जाते हैं। प्रथम पद के अंत में अ उपसर्ग का होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए या ओ होने पर दोनों क्या करते हैं? आपस में मिल करके क्या हो जाते हैं? जिस तरीके से यहाँ पर उपसर्ग का अ है और इधर ए है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल करके ए बन जाएंगे जिस तरीके से। और अ का मेल ओ से होता है तो भी ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा और ये ओ बन जाएगा, यानी एक समान होकर के। जिस तरीके से उदाहरण लेते हैं, ये प्र एक उपसर्ग है और प्र के साथ में हम लिखते हैं एजते, प्र धन एजते। प्र एक उपसर्ग है और इसके अंत में अ है और अ का मेल यहाँ पर ए से हो रहा है, तो इस क्या हो जाते हैं? एक समान हो रहे हैं और एक समान होकर के मिल रहे हैं। ए इसके अ के साथ में मिल गया तो ये प्र के साथ में ए हो गया, यानी दोनों समान बन जाते हैं। और फिर पीछे बचाओ जते, प्रेजते हो गया।
इसी प्रकार से उपधन औषधि, उपधन औषधि, यहाँ पर अ है, उप एक उपसर्ग है, अ का मेल ओ से हो रहा है, अ का ओ से हो रहा है, दोनों पद मिलकर के समान हो जाते हैं। उप ओ को इसके साथ मिल जा दीजिए, उपोषति, उपोषति हो गया। इस तरीके से ये कहलाती है पररूप संधि। पररूप संधि के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अ का ए से मेल हो रहा है, अ का ए से मेल होता है, वृद्धि में ऐ बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐ नहीं बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। किस संधि को कहा जाता है, पररूप संधि को। यहाँ अ का मेल ओ से हो रहा है, अ का ओ से होता तो औ बनता है, लेकिन यहाँ पर औ नहीं बन रहा है। अ का मेल, अ क्या है, उपसर्ग का अ है, और इसलिए उपसर्ग के अ के साथ में ओ आता है, तो ये दोनों पद मिलकर के एक समान हो जाते हैं, यानी ओ बन जाते हैं। ये अ ए के साथ मिलकर के ए बन जाता है, इसलिए अ ए के साथ मिला ए बन गया, उप अ ओ के साथ मिला ओ बन गया, यानी एक समान होकर के ये रूप धारण कर लेते हैं। और इस प्रकार की संधि को हम क्या नाम देते हैं, पररूप संधि। आइए बात करते हैं स्वर या अच संधि की अंतिम संधि, जिसको कहते हैं हम प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव, इस शब्द का अर्थ क्या है, प्रकृति भाव, प्रकृति नेचुरल, किसी भी शब्द के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, प्राकृतिक ही रहना चाहिए, यानी संधि करने का निषेध करना। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है, संधि करने का निषेध करना, संधि करने का निषेध करना प्रकृति भाव का एक शाब्दिक अर्थ है, संधि नहीं करना, ठीक है। जिसके अंदर दोनों पद ज्यों के त्यों लिखना, जैसे दिए हुए हैं, संधि पद दिए हुए हैं, दोनों पदों को वैसा का वैसा लिखना, किसी भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इस संधि को एक संधि का नाम नहीं दिया गया जाता है, एक सिर्फ इसको संयोग है, संधि का नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता है। लागू होने के उपरांत भी इसके अंदर से परिवर्तन नहीं होता है किसी भी प्रकार का, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको संधि का नाम दिया जाता है प्रकृति भाव संधि। इसके अंदर प्रकृति भाव संधि कैसे होगी, इसके अंदर एक ईदंत, उदंत और एदंत शब्द रूप, ईदंत, उदंत और एदंत द्विवचन रूप में, जो ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या है, बड़ी ई है, ऊ है या ए है, ऐसे द्विवचन शब्दों के बाद में कोई भी अच आत वर्ण आता है, तो उन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति भाव संधि क्या कहती है, इदंत, उदंत, एदंत द्विवचन रूप में जब कोई शब्द होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रथम पद के अंत में बड़ी, बड़ा ऊ और ए होता है, और उसके बाद में कोई भी अच वर्ण आता है, तो इस दोनों शब्दों के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों पद वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। यानी ये दोनों पद क्या होते हैं, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है, जिसके कारण अच वर्ण होने के उपरांत भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें, कवि, धन, इच्छत, यहां पर कवि द्विवचन है, इच्छत द्विवचन आ गया, द्विवचन के साथ में जब कर्ता द्विवचन होता है तो क्रिया भी द्विवचन रूप में आती है। यहां पर ध्यान दीजिए, ई है और ई के बाद में अच है, स्वर है, तो ये हमने प्रकृति भाव क्या कहता है, संधि करने का निषेध करता है, यानी ईदंत द्विवचन के बाद में अच है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन पदों को कैसे लिखा जाएगा, ये कवि और इच्छत ऐसे लिखा जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके अंदर और उदाहरण की, जैसे विष्णु, धन, इमव, उदंत शब्द है, इसके बाद में अचवर्ण है, दोनों के अंदर द्विवचन होने की वजह से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा, विष्णु, ईमो।
ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है बालिके धन आगच्छत। बालिके धन आगच्छत क्या है? एदंत स्वर है, क्या होगा? बालिके आगच्छत, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी नेचुरल प्राकृतिक भाव ही इसके अंदर निहित रहेगा। इसीलिए इस संधि का नाम दिया गया है प्रकृति भाव। दोनों पद भी है, लेकिन इस संधि का नियम लागू नहीं होता है, संधि करने का ये निषेध करता है, इसलिए ऐसी संधि का नाम दिया गया है प्रकृति भाव संधि। इस तरीके से ये स्वर संधि के हमने बात कर ली। जो 8 नियम थे, 8 भेद थे। सबसे पहला 1 नंबर भेद हमने बात की, जिस संधि का नाम क्या था? दीर्घ अच संधि। सबसे पहले बात की थी, इसके अंदर समान ह्रस्व स्वरों का परस्पर मेल होता है और मिलकर के दीर्घ ह्रस्व स्वर होता है, वो क्या होता है? प्रधान रहता है, दीर्घ स्वर वर्ण प्रधान रहता है। इसके बाद में दूसरी बात की गुण अच संधि। इस संधि के अंदर अ या आ का मेल ई या बड़ी ई से होता है तो ए गुण बनता है, और अ या आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो ओ गुण बनता है। तीसरी संधि बात की वृद्धि अच संधि। वृद्धि अच संधि के अंदर 2 नियम महत्वपूर्ण बात की, अ या आ का मेल ए या आई से होता है तो आई वृद्धि होती है, अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो औ वृद्धि होती है। 4 नंबर पढ़ा यण अच संधि। 4 नंबर कौन सा पढ़ा? यण अच संधि। यण अच संधि के अंदर हमने 4 नियमों के बारे में बात की। 4 नियम कौन से? छोटी ई या बड़ी ई का मेल असमान स्वर से होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर छोटी ई और बड़ी ई क्या बन जाती है? यह बन जाती है। उसके बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल असमान स्वर से होता है तो वह बन जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वह बन जाएंगे। और इसके बाद में हमने बात की थी री का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो री का र बन जाएगा। और चौथा नियम इसके अंदर बात की थी द्री का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो द्री का ल बन जाता है। ये इको यणच्ची नियम के अनुसार हमने यण अच संधि की 4 नियम पढ़े। और 5वीं संधि हमने बात की थी अयादि अच संधि, और अयादि अच संधि के अंदर भी हमने 4 नियम पढ़े थे। ए का मेल प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और उसका मेल किसी स्वर से हो तो ऐसी स्थिति में ए का आई बन जाता है। दूसरा नियम पढ़ा आई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो आई बन जाता है। तीसरा नियम पढ़ा ओ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ओ का अ बन जाता है। चौथा नियम औ का मेल किसी स्वर से होता है तो औ का आ बन जाता है। ये तो 5 प्रथम संधियां पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में विस्तृत। और उसके बाद में आज 3 संधियां जिसके अंदर ये 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर, ये 8 संधियां पूर्ण हो गई। इस स्वर संधि का ये चैप्टर पूर्ण होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हल संधि के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये स्वर संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।